दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 22वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने गॉस लॉ को समझा। तो आज का जो एपिसोड है उस पे भी हम थोड़ी सी गॉस लॉ पे ही रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे गॉस लॉ के ऊपर। मैं आपको याद दिला दूं कि गॉस लॉ को आपने इस तरह से भी लिखा था, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। रो वी वाज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस तरह से आपने गॉस लॉ को लिखा था। अगर मेरा मीडियम होमोजीनियस आइसोट्रोपिक है तो अगर वैक्यूम है तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, कोई और डिफरेंट होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम है तो यहाँ पे एप्सिलॉन लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा सिलेबस जो है उसमें ज़्यादातर जो सिस्टम है वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक ही है, तो इसलिए हम इसी को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये डाइवर्जेंस जो है ये क्लियर होना चाहिए कि ये निकालते कैसे हैं, किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। याद रखिए, मैंने आपको वेक्टर कैलकुलस में ये चीज़ पढ़ाई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। सोचिए मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है F, तो अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लूंगा तो आंसर जो है वो मेरे पास स्केलर आएगा। और इसकी जनरल हम निकालते कैसे हैं, अगर आपको याद हो H1 H2 H3। अब ये क्या चीज़ थी, अगर आपको याद है तो बताओ भाई। डेल बाई डेल U1 ऑफ H2 H3 FU1 प्लस डेल बाई डेल U2 ऑफ H1 H3 FU2 प्लस डेल बाई डेल U3 ऑफ H1 H2 FU3। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था डाइवर्जेंस का। अब ये H1 H2 H3 या U1 U2 U3 ये क्या है। अगर आप वेक्टर फील्ड को देखोगे दोस्तों तो इस वेक्टर फील्ड के तीन कंपोनेंट है, FU1 U1 कैप प्लस FU2 U2 कैप प्लस FU3 U3 कैप। ये हमारे पास तीन कंपोनेंट है वेक्टर फील्ड के, ठीक है। तो FU1 U2 एंड U3 तो आपको पता चल गया। H1 H2 H3 क्या है, ये मैंने आपको याद दिलाया था कि भाई जो भी हम स्मॉल लेंथ को लिखते हैं DL को, वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग लिखते हैं। तो हमने तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, एक हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, एक सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल। तो अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा तो dx i कैप या x कैप लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। dx x कैप प्लस dy y कैप प्लस dz z कैप। ये था हमारे पास dl कार्टेशियन में। वही चीज़ अगर मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास बन जाएगा dr r कैप प्लस r d थीटा और d फाई आप बोलिए फाई कैप प्लस dz z कैप। ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप लिखोगे स्मॉल लेंथ को तो आपको लिखना होगा dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। ये हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, हम ये क्यों लिख रहे हो। मैं बस आपको रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ नहीं है। तो जनरलाइज अगर मैं dl लिखूं तो जनरलाइज dl होता है H1 d U1 U1 कैप प्लस H2 d U2 U2 कैप प्लस H3 d U3 U3 कैप। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है स्मॉल लेंथ की। अब इनको मैं अगर इन तीनों के साथ कंपेयर करूं तो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 की वैल्यू अलग अलग होगी, U1 U2 U3 की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे कि अगर मैं कार्टेशियन में देखूं, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखूं तो यहां पे अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा दोस्तों तो आप क्लियरली देख सकते हो कि H1 की जगह 1 है, H2 की जगह पे भी 1 है, H3 की जगह पे भी 1 है, U1 की जगह पे x है, U2 की जगह y है और U3 की जगह z है। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू 1। ये तो मेरा 1 है भाई। U1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x। U1 की वैल्यू मेरे पास x है, U2 की वैल्यू मेरे पास y है एंड U3 की वैल्यू मेरे पास z है, ठीक है जी।
कंपेयर करके आप क्लियरली यहां से देख सकते हो। वहीं पे अगर मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, अगर मैं कंपेयर करूं तो H1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू यहां पे देखो R है, H3 की वैल्यू अगेन 1 है, U3 की वैल्यू Z है, U2 की वैल्यू 5 है एंड U1 की वैल्यू R है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके लिख सकते हो। तो H1 इज 1, ठीक है, H2 इज R, H2 इज R एंड H3 इज 1, U1 इज R, U2 इज 5 एंड U3 इज Z। ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ऐसे ही आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कंपेयर कर सकते हो। H1 की वैल्यू मेरे पास 1 बनेगी, H2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, H2 की वैल्यू बनेगी R एंड H3 की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी R sin थीटा, R sin थीटा। U1 की वैल्यू मेरे पास R बनेगी, U2 की वैल्यू मेरे पास थीटा बनेगी, U3 की वैल्यू मेरे पास 5 बनेगी। तो इस तरह से आप जो है कंपेयर कर सकते हो। जनरलाइज जो फॉर्म लिखी है डीएल की, उनको अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया हुआ है डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए H1 H2 H3 U1 U2 U3 ये सब क्या है, ठीक है। अब बोलेगा कि डाइवर्जेंस की जरूरत क्यों है सर? क्योंकि अपने को यहां से चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप चार्ज डेंसिटी बताओ किसी पर्टिकुलर रीजन में। जैसे कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो है मान लीजिए 10 y कैप। मान लीजिए ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही मैंने सिंपल सी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ठीक है। सवाल ये है कि आपको बताना है कि अगर मैं कोई रीजन ले लूं, ठीक है, और वो रीजन मैंने कुछ इस तरह का ले रखा है। जरा सोचिए, कुछ मेरे पास एक रीजन हमने लिया है, ठीक है, एक वॉल्यूम है हमारे पास और वो कुछ इस तरह का वॉल्यूम है। सोचिए इस तरह का कोई हमने वॉल्यूम ले लिया है। मैं थोड़ा इसको प्रॉपर बना देता हूं, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा जरूरी नहीं है कहीं आप अलग लो, मतलब आप इसको यहां पे भी ले सकते हो, ओरिजिन पे भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने ओरिजिन पे ही ले लिया, ये थोड़ा आसान रखने के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई रीजन दे रखा है, ये मेरा आई कैप है, ये मेरा जे कैप है और ये मेरा के कैप है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इस रीजन में, ये 10 वाई कैप है, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। सवाल ये है कि अगर मैं इसको 0 ले लूं और ये जो है ये मेरा 1 मीटर है, अच्छा यहाँ पे भी ये 1 मीटर है और यहाँ पे भी ये 1 मीटर है, मतलब ये क्यूब है। और मैं आपसे पूछूं, बताओ इस क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम, कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा? इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? आपसे अगर सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि इस रीजन में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखी है, आपको बताना है कि उस रीजन के अंदर अगर मैं एक क्यूब ले लूं जिसकी शेप आपको दे रखी है, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर कितना टोटल चार्ज आएगा, ये आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, जिस रीजन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रखी है उस रीजन में मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है कि मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब वो कैसे निकालेंगे भाई, उसको हम कैसे देखेंगे? उसके लिए हमें ये रूल लगाना पड़ेगा, कि डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो वी। तो अगर मैं ये रूल लगाऊं डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका डाइवर्जेंस निकालना पड़ेगा। डाइवर्जेंस के लिए अब ये फॉर्मूला लगेगा। और ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 H2 H3 की वैल्यू और U1 U2 U3 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर फील्ड है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें जरा देखो, उसमें जो y कैप कंपोनेंट है, मतलब U2 कैप केवल वो कंपोनेंट है। FU1 और FU3 तो 0 हो गए ना भाई। क्यों?
क्योंकि FU1 का मतलब x कैप कंपोनेंट है, ये k कैप कंपोनेंट है, तो आपके पास केवल y कैप या j कैप कंपोनेंट है ना। तो इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि अगर मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि अगर मैं डाइवर्जेंस निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, सो इट कम्स आउट टू बी 1/1 और अंदर जरा देखिए ये मेरा 0 है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का x कैप की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, ये है मेरे पास। तो यहां पे क्या लिखोगे, डेल बाई डेल U2 की U2 की जगह y आ गया, और अंदर क्या बनेगा बताओ, अंदर बनेगा H1 H3 FU2। H1 की वैल्यू कार्टेशियन में मेरी 1 होती है, H2 की वैल्यू भी मेरी 1 होती है, ठीक है, तो 1 × 1 1 ही लिख लो ना, इसका तो जरूरत नहीं है। FU2 मतलब 10y, ठीक है भाई, बस ये बनेगा। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया 10। डाइवर्जेंस ऑफ E मेरे पास आ गया, एंड दिस डाइवर्जेंस ऑफ E की वैल्यू जो आएगी, इट कम्स आउट टू बी ρV बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है 10 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह की मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई है दोस्तों, ठीक है, 10 एप्सिलॉन नॉट मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब एक काम करते हैं, अब इस रीजन के अंदर मुझे बताना है कि कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो रीजन का वॉल्यूम ले लो और मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो बड़ा ही आसान है ये, तो क्या होगा बताओ जरा। तो 10 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, इनटू में क्या कर दो बताओ जरा, इनटू में आप वॉल्यूम कर दो। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है बताओ जरा। अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू पुट करूंगा तो इसका वॉल्यूम 1 है मेरा, तो बताओ चार्ज एनक्लोज जो आएगा Q एनक्लोज्ड, जो इस रीजन के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। इतना कूलम आपके पास चार्ज आ गया, ठीक है, इतना कूलम चार्ज इस रीजन के अंदर इस रीजन के अंदर है। अगर कोई और वॉल्यूम देता बड़ा तो उसके अंदर आप उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते उसको, सिंपल कहानी थी भाई। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर आपको ये वेरीफाई करना हो कि ये सही है या नहीं है जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं। सोचिए मेरे पास कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है और उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ρV। अब मुझे क्या करना है, मुझे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसकी रेडियस है मेरे पास A। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखें तो सबसे पहले अंदर देखते हैं। अंदर क्या बनेगा, गॉस लॉ अगर मैं लगा रहा हूं R रेडियस पे, तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू ρV इंटू 4/3 πr³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ρV मेरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इंटू वॉल्यूम इसका हमने कर दिया, ये मेरे पास चार्ज इनक्लोज्ड आ गया, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर एरिया ये है, तो 4π से 4π मेरा कट गया और r² से मेरा 1 r गया। तो E की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी ρV r/3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी R के साथ लीनियरली इंक्रीज होगी A तक, R इज इक्वल टू A तक अगर आप देखोगे तो ये मेरा R है, और R इज इक्वल टू A तक अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी लीनियरली चार्ज होगी, ठीक है, ρV A/3 एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे, अब इस पॉइंट के बाद देखते हैं। इस पॉइंट के बाद आपको पता है कि ये 1/r² डिके करेगा, उसके लिए आप बाहर गॉस लॉ लगा सकते हो। तो अगेन वो बन जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू ρV इंटू 4/3 πa³ डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4π से 4π गया, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो बन जाएगी ρV a³ डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r²। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो 1/r² के प्रोपोर्शनल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आपको देखने को मिलेगी। तो आपको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है, वो r कैप है। आपको ये दे रखा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये r की वैल्यू a से लेके और इंफिनिटी तक है, ठीक है।
और आपको बताना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी। अब जरा देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे हम कैलकुलेट करें। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए आपको, तो उसका अगर मैं डाइवर्जेंस लूं तो दैट शुड बी रो वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जरा चेक करते हैं कि यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लूंगा तो क्या मेरे पास रो वी का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उसके लिए अगेन, लेकिन इस बार ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे रखी है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो H1 H2 H3 है और U1 U2 U3 है वो अलग होता है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास केवल एक रेडियल कंपोनेंट है, आर कैप कंपोनेंट है। आर कैप का मतलब केवल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के पास FU1 है। U1 की वैल्यू आर कैप हो जाएगी ना भाई, U1 की वैल्यू आर कैप हो जाएगी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो केवल ये वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, ये दोनों कंपोनेंट नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, इसका अगर मैं डाइवर्जेंस लूं, सबसे पहले 0 से a के बीच में देखते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे पास क्या आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जेंस ऑफ E निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो डाइवर्जेंस ऑफ E इज 1 अपॉन H1 H2 H3। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप कंपेयर करते हो dl को dr के साथ, ये dl और ये dl को कंपेयर करते हो, तो H1 की वैल्यू 1 आएगी, H2 की वैल्यू r और ये r sin थीटा। तो क्या बन जाएगा नीचे 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, ये बन जाएगा भाई। और अंदर जरा देखिए, अंदर क्या बनेगा, डेल बाई डेल आर ऑफ H2 H3 FU1। H2 H3 करो, H2 H3 करोगे तो r स्क्वायर sin थीटा इंटू FU1, और FU1 तो यही वाला है भाई, रो वी इंटू आर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस आ जाएगा। आगे वाले कंपोनेंट तो 0 आएंगे ना भाई, ठीक है, ये है ही नहीं मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट, आना चाहिए इसके बराबर। देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। तो अभी फिलहाल बराबर मत लिखो, अभी देखते हैं कि क्या निकल के आता है यहां से। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। जरा देखते हैं, तो 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, यहां पे तो ये आएगा भाई। अब जरा देखो, अगर मैं इसको देखूं तो रो वी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, अंदर है r क्यूब, और r क्यूब का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर। और अगर आप यहां से r स्क्वायर से r स्क्वायर काट दो, sin थीटा, ऑब्वियसली sin थीटा भी बाहर आएगा ना भाई, तो sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है, रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 से लेके a तक रो वी है, और रो वी ही तो है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। मतलब पहले हमने पता था हमें पहले से ही कि इसके अंदर रो वी है, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली 0 से लेके a के बीच में, और फिर हमने क्या किया, हमने फिर उसका डाइवर्जेंस लिया, फिर हमने क्रॉस वेरीफाई किया उसको कि इसका डाइवर्जेंस लेने से वापस रो वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने क्रॉस वेरीफाई किया और हमारे पास रो वी आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो वी आया। अब जरा देखते हैं इससे बाहर, ए से लेके इन्फिनिटी तक देखते हैं, तो इसका डाइवर्जेंस लेते हैं फिर से। ठीक है, तो लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ए से लेके इन्फिनिटी तक है, तो जो रो वी की वैल्यू यहां से निकल के आएगी इसके डाइवर्जेंस से, वो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो ए से लेके इन्फिनिटी तक की रो वी होगी, क्योंकि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसी रीजन में आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता चलेगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जरा इसको जरा देखते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, फिलहाल इसको रब कर रहा हूं भाई। तो अब जरा देखिए, अब इसके ऊपर देखते हैं, इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या बनेगा इसका बताइए जरा। इसका अगेन ये आर कैप की रेडियली आउटवर्ड है, तो 1 अपॉन, और सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 1 अपॉन r स्क्वायर sin थीटा, अंदर बनेगा डेल बाई डेल आर ऑफ r स्क्वायर sin थीटा रो वी a क्यूब डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, अंदर कांस्टेंट r की कोई टर्म ही नहीं है। अगर अंदर r की कोई टर्म नहीं है तो आंसर क्या बनेगा, 0। आप देख सकते हो अंदर कोई r की टर्म है ही नहीं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 एज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब आप a से लेके इन्फिनिटी तक जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि आप जानते हो जो डाइवर्जेंस ऑफ E होता है वो किसके बराबर होता है, गॉस लॉ के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ E जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो रो वी की वैल्यू यहां से सीधा 0 आ जाएगी। इसका मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है अलग अलग रीजन में, 0 से लेके a तक अलग थी और a से लेके इन्फिनिटी तक अलग थी, वहां से आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको डाइवर्जेंस निकालना आता है तो। और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसी रीजन में आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन किया था, अगर आपको ध्यान हो आज के एपिसोड में,
तो उसमें जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी दोस्तों, वो कोई रैंडम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ही हमने 10y y कैप ऐसे कुछ ले लिया था, है ना। तो एक बार जरा देखिए उसको भी। देखिए हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी 10y y कैप, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी, है ना, जो अभी अभी हमने ली थी। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इसको y डायरेक्शन ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल y डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड है, वो x पे डिपेंड नहीं कर रही, वो z पे डिपेंड नहीं कर रही। मतलब अगर आप x को वेरी कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, z में चल रहे हो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं। हाँ, अगर y में जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एरो से दिखाना चाहूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू 0 है। जितना आप आगे जाओगे एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन z के हिसाब से अगर आप चलोगे तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप जितना आगे जाते जा रहे हो उतना आपका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव साइड में देखूं, y की वैल्यू नेगेटिव साइड में देखूं, तो y की वैल्यू नेगेटिव करोगे तो ये माइनस y कैप की तरफ हो जाएगी। माइनस y कैप हो जाना मतलब इस तरफ, इसका मतलब इस जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, और जितना y नेगेटिव होगा उतना इस तरफ मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता चला जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव y की तरफ जाओगे उतना मैग्नीट्यूड इसका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये चीज, जितना मैं इधर जाऊंगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो एरो से मैं इसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा हूं। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है यहां से वो क्या निकलेगी, वो डाइवर्जेंस ऑफ ई से निकाल सकते हो। डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां से डाइवर्जेंस निकालूं तो 10 आएगा, तो 10 एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या बनेगा, रो वी। अब आप बोलोगे सर रो वी तो मेरा हर जगह कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न इस तरह का कैसे आ गया। पूरे रीजन में अगर आप देखोगे, ये जो रो वी है ये जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है उस रीजन में है ये रो वी। ध्यान दीजिएगा, जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है इस तरह की, उस रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये होगी, कांस्टेंट होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब अगर मैं ये पूरा रीजन ले लूं, पूरा स्पेस ले लूं, जिस स्पेस में आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रखी है, उस पूरे स्पेस में आपका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है। फिर यहां पे एक डाउट और खड़ा होता है कि सर देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसका मतलब यहां पे y इज इक्वल टू 0 पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। y इक्वल टू 0 पे तो छोड़िए, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है। आप ध्यान से देखिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है। तो अगर मान लीजिए मैं एक स्पेस दिखाऊं, वो जो स्पेस है वो आपका एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह मेरी कांस्टेंट है, और उसकी वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। इस वॉल्यूम चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये निकल के आएगी आपके पास, ठीक है। ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है, ठीक है। तो एनीवे मतलब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे एक लाइन, सिर्फ एक क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता ना, सोचिए, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिके होती चली जाती, जितना मैं दूर जाता था उतना ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिके होती चली जाती। अगर ये इनफाइनाइट सीट होती पॉजिटिव चार्ज की तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर कांस्टेंट रहती। लेकिन ये तो क्या होता जा रहा है बताओ, ये तो बढ़ती जा रही है भाई, ये तो बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ती जा रही है तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट होगी, ठीक है। पॉइंट को समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको एक डाइवर्जेंस के ऊपर समझाया। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो डाइवर्जेंस के ऊपर भी पूछ लेते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, मान लीजिए आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी कुछ स्पेस में, कोई स्पेस दे रखा है, उस स्पेस में कुछ इस तरह की है, कोई रीजन दे रखा है बेसिकली, और उस रीजन में कुछ इस तरह की है 2xi कैप प्लस 3y स्क्वायर xj कैप प्लस 3xy k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको,
आपको बताना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, रो वी की वैल्यू क्या होगी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है। तो बहुत आसान है भाई, आपको क्या लेना है, इसका डाइवर्जेंस लेना है बस। डाइवर्जेंस कैसे लोगे, सबसे पहले कार्टेशियन है ना, तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ यू वन, केवल इसका ये वाला कंपोनेंट h1 h2 h3 तो 1 1 ही हो गया ना, तो इसलिए मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं, प्लस डेल बाई डेल u2 ऑफ 3y स्क्वायर एक्स प्लस डेल बाई डेल z, यहां पे डेल बाई डेल y आएगा भाई, और यहां पे डेल बाई डेल z ऑफ 3xy, ये बन गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा 2 प्लस यहां से क्या बनेगा 6xy और यहां से आएगा 0, तो ये मेरे पास आ गया रो वी बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से मेरे पास रो वी की वैल्यू आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 प्लस 6xy। जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है उस रीजन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ये है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस चीज से, वो बोलते हैं सर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट ले लेता, सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 जे कैप, मान लीजिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 जे कैप, और कहां से कहां तक है ये सोचिए y की वैल्यू 0 से लेके और इन्फिनिटी के बीच है, या 10 के कैप लिख लो, चलो के कैप अगर आप लिख रहे हो तो आप ये कह सकते हो z की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी बोल दो, चलो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, बट मैं थोड़ा डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहा था असल में। एक काम कर लो ना, 10 के कैप फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड माइनस 10 के कैप फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, ठीक है भाई। तो माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच में ये नेगेटिव है, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखा सकता हूं, जरा देखो ये मेरे पास x कैप है, ये मेरे पास y कैप है। अगर ये xy प्लेन है, इधर z मेरा पॉजिटिव है, इधर z मेरा नेगेटिव है, तो इस रीजन में अगर आप देखोगे तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी k कैप की तरफ है और कांस्टेंट है, और इस रीजन में माइनस k कैप की तरफ है और कांस्टेंट है। मतलब ऊपर भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, तो आप इसका डाइवर्जेंस लोगे भाई, तो ये तो कांस्टेंट है, तो डाइवर्जेंस क्या बनेगा बताओ जरा, डाइवर्जेंस ऑफ E इज 0, तो आप बोलोगे सर ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरी 0 आ गई। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर मेरी 0 आ गई, इसका मतलब तो वॉल्यूम चार्ज होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई। तो जरा सुनिए, यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 है, इट डजंट मीन कि यहां पे चार्ज नहीं है, हो सकता है यहां पे सरफेस पे चार्ज हो, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरी 0 है, इट डजंट मीन कि चार्ज नहीं है, हो सकता है वो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना आएगी। और यहां पे आप जानते हो जब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जो xy प्लेन है वो एक सीट की तरह काम करेगी, और उसके ऊपर फिर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह आप ले सकते हो ना इसको, xy प्लेन को। तो मेरी जो xy प्लेन है उसके ऊपर इनफाइनाइट सीट है जिसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसकी वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। आप जानते हो ये चीज कि जब भी कोई ऐसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो उसकी वजह से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। कई बार रो वी की वैल्यू 0 आ जाती है, इट डजंट मीन कि वहां पे चार्ज नहीं है, हो सकता है वो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, एक पॉइंट पे रखा हो। अगर कोई चार्ज पॉइंट पे रखा है तो वॉल्यूम कहां पे निकालोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना निकलेगी उससे। या हो सकता है वो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब भी आप जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, वो निकलेगी नहीं यहां से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है गॉस लॉ के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया कि कैसे हम डाइवर्जेंस की हेल्प से भी कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। सोचिए मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मेरे पास ऐसे एक रीजन दे रखा है, यहां पे r की वैल्यू a है और यहां पे r की वैल्यू जो है वो b है, मतलब इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, और ये मेरे पास कोई इंसुलेटिंग जोन है, मतलब इंसुलेटर लगा रखा है, कंडक्टर नहीं है,
और इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, कोई कांस्टेंट A डिवाइड बाय R कूलम पर मीटर क्यूब, ये आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके अंदर दे रखी है। और यहां पे एक पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है Q। आपसे क्वेश्चन है फाइंड A सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस रीजन इज कांस्टेंट, सच दैट electric field inside this insulating shell is 0। भाई आपको बताना है कि मैं A की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि जो मेरे पास ये शेल बनी हुई है A से B के बीच में, जो इंसुलेटर की बनी हुई है, इसके अंदर मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 ना आए, कांस्टेंट आ जाए, इज कांस्टेंट। आपसे ये पूछा है पूरे रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, उसके लिए आपको बताना है A क्या होगा। अब ध्यान से देखो, A जो है वो R के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या यहां पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो? जरा सोचिए, क्या यहां पे आप गॉस लॉ अप्लाई कर पाओगे? मैंने आपको बताया था कि जब भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो तो आप गॉस लॉ को लगा सकते हो फ्लक्स निकालने के लिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इस तरह का कोई ऐसा गॉसियन सरफेस ले नहीं पाओगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिस सरफेस पे कांस्टेंट रहे, वो इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। लेकिन जब भी आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी R अकेले के साथ वेरी कर रही हो, स्फेरिकल जोन हो, कोई स्फेरिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अकेले R पे डिपेंड कर रही हो, तो वहां पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर R बढ़ेगा तो उस रीजन में हर तरफ R बढ़ रहा है ना, तो सिमेट्रिकली वो हर जगह बढ़ेगा फिर, ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेला R पे डिपेंड कर रहा है रोवी, तो यहां पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हो कि ये R पे ही डिपेंड कर रही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं यहां पे गॉस लॉ लगा सकता हूं, ठीक है। तो गॉस लॉ अगर मैं लगाऊं और मैं यहां पे कोई गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, यहां पे मान लीजिए मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया, तो इस सरफेस पे अगर मैं गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो मैं बोलूंगा कि E मेरा मैं मान रहा हूं यहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनटू, तो इंटीग्रेशन से बाहर ही ले लेता हूं, सीधा सीधा ही लगा देता हूं गॉस लॉ, इनटू 4πr², ये मेरा एरिया हो गया, एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। तो Q एनक्लोज्ड क्या होगा? एक तो Q है और एक कौन सा चार्ज एनक्लोज्ड है बताओ? इसके वॉल्यूम की वजह से भी तो चार्ज एनक्लोज है ना, तो आप बताओ इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, ये भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे भाई? रो भी दे रखा है आपको, तो इसके dv से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो A/R, ये तो मेरा रो भी है, इनटू dv क्या होता है? स्मॉल वॉल्यूम स्फेरिकल रीजन में वो होता है आपका r² sin थीटा dr d थीटा d फाई, ये होता है। ये मेरा क्या आ गया? चार्ज, स्मॉल चार्ज dq। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में होगा, r की वैल्यू कहां से कहां तक है? a से लेके r तक है, तो r जो है वो a से लेके r तक बदल रहा है भाई, इनर सरफेस से गॉसियन सरफेस तक जा रहा है, ठीक है। थीटा की वैल्यू पूरे स्फीयर में है तो 0 से पाई, और फाई जो है वो 0 से 2 पाई। तो सबसे पहले एक काम करता हूं मैं, फाई के रेस्पेक्ट में ही करता हूं, ये a तो बाहर आ जाएगा, और फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई a हो गया, ठीक है। तो फाई के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया और a मैंने बाहर ले लिया। अब आइए साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस कोस थीटा, एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 2 और आ जाएगा, ठीक है। अब आइए r, तो अगर यहां पे देखोगे तो एक r कट गया, तो यहां पे सिर्फ r dr रह गया, और r dr का इंटीग्रेशन क्या होता है? r²/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो /2 तो मैं बाहर ले लेता हूं, r² माइनस a² ही आ जाएगा। तो आपने क्या कर दिया? यहां से इसका चार्ज निकाल दिया, इस हिस्से का कितना चार्ज है, ये तो Q तो था ही मेरा, ये और आ गया चार्ज, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कट गया यहां से, तो ये बन गया 2 पाई a r² माइनस a², ठीक है, ये और आ गया। तो अगर मैं चार्ज एनक्लोज की बात करूंगा तो Q एनक्लोज जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई a r² माइनस a²। एक बार चेक कर लो भाई, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बताओ? एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार जरा देख लीजिए भाई कि मैंने सही लिखा है क्या, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट है, इनटू 4 पाई r², एरिया कर दिया, इज इक्वल टू
Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q एनक्लोज्ड में एक तो ये चार्ज एनक्लोज्ड है और एक ये चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखूं तो ये बन जाएगा Q प्लस 2πa r² माइनस 2πa इंटू a²। एक बार आप जरा देख लीजिए, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप जरा देखिए, आपसे पूछा है कि a की मैं क्या वैल्यू लूं सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट आ जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होने के लिए r के इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कांस्टेंट तभी आएगी जब ये प्योरली r² पे डिपेंड कर रहा हो, सो दैट r² से r² कट सके। क्योंकि इधर क्या है, देखो ना, इधर 4πr² है ना, और मैं चाहता हूं r पे डिपेंड ना करे। तो इसका मतलब है अगर r² वाली टर्म इधर से कट जाए या r² हट जाए समहाउ, तो फिर बात बन जाएगी। और ऐसा केवल तभी होगा जब ये और ये कैंसिल कर जाए। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये और ये कैंसिल कर रही है, इसका मतलब Q की वैल्यू को अगर मैं 2πa² के बराबर ले लेता हूं, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि इधर आपका केवल r² टर्म रह जाएगी और r² से r² कट जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी। तो यहां से a की वैल्यू आपको पता चल गई है कि a की वैल्यू क्या आएगी, a विल बी इक्वल टू Q अपॉन 2πa²। ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कि भाई a की मैं ऐसी क्या वैल्यू लूं, ठीक है। ये तो पूछा था ना, फाइंड a, इस a कांस्टेंट a पूछा था, सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस इंसुलेटिंग शेल इज कांस्टेंट। तो a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, Q अपॉन 2πa²। अगर ये मेरे पास चार्ज है, ये मेरे पास a की वैल्यू है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर आएगी वो आपकी कांस्टेंट आएगी, ठीक है। एक बार जरा देख लीजिए भाई, मेरे हिसाब से तो मैंने सब कैलकुलेशन सही की है, कोई अगर मिस्टेक होगी तो पता कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए भाई, मेरे पास एक ऐसी स्लैब है, ऐसे एक स्लैब है जो इनफाइनाइट जिसका साइज है, ठीक है, और उसकी ये जो विड्थ है ये मेरी d है। मतलब इनके बीच का जो गैप है ना, ऊपर वाला सरफेस और स्लैब के नीचे वाला सरफेस का विड्थ जो है वो d है। और सोचिए इस पूरी स्लैब के अंदर जो मेरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो मेरी कांस्टेंट है, और इस स्लैब को डिवाइड करते हुए हमने एक प्लेन बना रखी है जो इसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। यहां पे एक प्लेन लगा दी है जो इस स्लैब को पूरी तरह से इक्वली डिवाइड कर रही है। स्लैब समझते हो ना, जो मोटी, जैसे कोई मोटी शीट मान लो आप, जिसकी कोई थिकनेस भी हो, ठीक है, और उसका साइज इनफाइनाइट है सोचिए, और उसके बीच में हमने एक प्लेन ले ली है जो उसको इक्वली डिवाइड कर रही है। मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी अगर मैं इस, यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूं, इधर मेरा x पॉजिटिव जा रहा हूं या इससे इधर जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे चेंज होती चली जाएगी। इवन इससे बाहर अगर मैं जाऊंगा d/2, तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई है, d/2 हो गई है, और यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई है, -d/2 हो गई है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस जोन में क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, इस नीचे वाले जोन में क्या होगी। तो क्या कर सकते हो, अगेन गॉस लॉ से आप सोल्व कर सकते हो भाई, ठीक है। कैसे लगाओगे गॉस लॉ, जरा देखिए, ये एक तरह का पूरे रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से अगर होगी तो किधर होगी, मतलब इसको मैं पतली पतली शीट की तरह मान सकता हूं ना, कि चार्ज शीट यहां पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं गॉस लॉ लगा देता हूं। जरा देखिए, मैं यहां पे गॉस लॉ लगा रहा हूं, ठीक है। इस तरह का मैंने कोई गॉसियन सरफेस ले लिया। अब ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो ऊपर की तरफ आएगी, और यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा एरिया के साथ वो 0 आएगा। तो अगर मैं यहां पे गॉस लॉ लगाऊं तो कैसे लगाऊंगा दोस्तों, सोचिए यहां से मैं x डिस्टेंस ऊपर कोई सरफेस ले रहा हूं, तो यही फिर x नीचे मैं ले रहा हूं। मैंने गॉसियन सरफेस इस तरह का माना है कि ऊपर वाला सरफेस अगर x डिस्टेंस है तो नीचे वाला भी x डिस्टेंस ही है। तो अब जरा देखिए, अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा यहां पे तो कैसे लगाऊंगा बताओ। यहां पे मुझे लगाना होगा, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसको E1 बोल देता हूं, तो यही मेरी E1 यहां पे भी होगी भाई, सिमेट्रिक लिया ना मैंने मिडल के, ठीक है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो यहाँ पे नीचे हो जाएगी बस। अच्छा, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी ऊपर है, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन नीचे है। तो अगर क्लोज्ड सरफेस पे गॉस लॉ लगाऊं तो उसको मैं 3 ओपन सरफेस में ब्रेक कर सकता हूं क्लोज सरफेस को। एक ओपन सरफेस ऊपर वाला, एक ओपन सरफेस नीचे वाला, और एक ओपन सरफेस कौन सा हो गया, जो कर्व्ड सरफेस है, एक वो वाला हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा E इंटू डेल्टा ए, इसका एरिया मैंने डेल्टा ए ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि ई भी इधर है, एरिया भी इधर है। सिमिलरली यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, तो प्लस E1 इंटू डेल्टा ए यहाँ पे आ गया। और जो कर्व्ड सरफेस है वहां पे डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरिया का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो 0 बनेगा, ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आ गया, E डॉट dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज। तो कितना एनक्लोज चार्ज है इसके अंदर, इसका वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरी कांस्टेंट है ρV, इनटू इसका वॉल्यूम कर देते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे दोस्तों, वॉल्यूम निकालोगे डेल्टा ए, तो इसका ये सरफेस ये वाला एरिया हो गया इनटू जो हाइट है 2x, ठीक है जी। तो डेल्टा ए से मेरे कॉमन आके कट गया, तो यहां से E1 की जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, वो निकल के आएगी ρV इंटू x। एक बार जरा देख लीजिए भाई। अच्छा, बाई एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये बनेगी ρV x बाई एप्सिलॉन नॉट। जितना आप x ऊपर चलते जाओगे उतना ये होती चली जाएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आप कह सकते हो कि ये x जो है, अगर x की वैल्यू d/2 तक चलते हो तो लीनियरली इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। कहां तक चली जाएगी बताओ, ρV d/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगी। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप बाहर जोन में आ गए हो, तो बाहर जोन में आए तो फिर से आप यहां पे गॉस लॉ लगा सकते हो, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस ले लो भाई, ठीक है, कैसा भी ले सकते हो गॉसियन सरफेस, ठीक है, बट हमने जानबूझ के इस तरह का लिया है सो दैट हमारा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 मान लेता हूं, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं मे बी अब जो है कुछ भी मान लो यार, E2 मान लो, ठीक है। हालांकि यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जो गॉसियन सरफेस लिया है हमने वो हम यहाँ पे क्यों ले, हम पूरा ले लेते हैं भाई, यहाँ पे ले लेते हैं, क्या ऐतराज है, जितना ऊपर लिया उतना नीचे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी E1 ही होगी, ठीक है, बट वो नीचे की तरफ होगी। इसको E2 बोल देते हैं क्योंकि E1 हमने उसको बोल दिया ना, ये E2 ले लो भाई। इस बार मैंने गॉसियन सरफेस पूरा ले लिया है, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है। तो अब आप बताओ, अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे देखो, ये और ये मुझे डॉट प्रोडक्ट देगा भाई, ठीक है। E2 इंटू डेल्टा ए ऊपर की तरफ आएगा, E2 डेल्टा ए भी ऊपर की तरफ है, E2 भी ऊपर की तरफ, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा E2 इंटू डेल्टा ए प्लस E2 इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बताओ, तो इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ρV, और इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, जो ये चार्ज ये जो हिस्सा इसके अंदर एनक्लोज्ड है उसका वॉल्यूम क्या बनेगा, उसका वॉल्यूम बनेगा मेरे पास, ये जो हाइट है ये d है इनटू डेल्टा ए, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड ये आ गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देता हूं, डेल्टा ए से डेल्टा ए मेरा कट गया, ठीक है। तो यहां से E2 की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी ρV इंटू d/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे ये मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो d/2 तक ये बनेगी, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ऐसे ही अगर आप नेगेटिव में आते हो इस तरफ, ये मैं x डायरेक्शन इधर पॉजिटिव ले रहा हूं, ये मेरी x डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो 0 से लेके d/2 तक आपने ऐसे दिखाया, फिर उसके बाद ऐसे दिखाया। ऐसे ही अगर मैं पीछे की तरफ आऊं, यहाँ पे नीचे की तरफ आऊं, तो x नेगेटिव साइड में अगर आप चल रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी -x कैप की तरफ है, और जैसा ऊपर है 0 से x, वैसा ही आप 0 से -d/2 नीचे की तरफ दिखाओगे। तो अगर मैं ऐसे ही अगर नीचे नेगेटिव साइड में चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेव से बनेगी x के साथ, वो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आएगा। यहां पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, -d/2, ठीक है, -d/2। आई होप आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो यहाँ पे किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिए, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए।
तो अगला जो एपिसोड होगा अब हम उसमें टॉपिक को चेंज करेंगे, अब हम मूव करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसको भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।